एपिसोड 81। याया ने ज़ैद पर्ची ले ली। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। वह मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि यह छोटी सी ज़ैद पर्ची उसकी दयनीय जिंदगी बदल सकती है। वह जोर से फैंग चेन के सामने घुटनों के बल बैठी और 3 बार झुकी। धन्यवाद वरिष्ठ, याया इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी, लेकिन मुझे डर है कि इस जीवन में इसे चुकाना मुश्किल होगा। अगर कोई परलोक है तो मैं गाय या घोड़े की तरह काम करके इस एहसान को जरूर चुकाऊंगी। फैंग चेन ने याया को प्रणाम करने से नहीं रोका। उसने कहा, ये 3 प्रणाम मेरे उपकार का बदला चुकाने के लिए माने जाते हैं। ठीक है, चलो तियानेक्सिंग शहर वापस चलते हैं। हाँ, याया ने फिर से सलामी दी, फिर मुड़कर तियानेक्सिंग शहर में फैंग चेन की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन वह समय समय पर अपना सिर पीछे घुमाकर फैंग चेन को देखती रहती थी। फैंग चेन ने अपनी दिव्य आंखों से उस दिशा को देखा जहां याया आगे बढ़ रहा था, और यह पुष्टि करने के बाद कि दूसरा पक्ष किसी भी खतरे में नहीं था, उसका आंकड़ा चमक गया और उस स्थान से गायब हो गया। फिर वह एक पर्वत शिखर पर उतरा, ज़ेड मुखौटा पहना और मिंग लुओ में बदल गया और अपने कपड़े पहन लिए। तियानेक्सुएजिंग उसके बगल में तैरने लगी और अगले ही पल वह चमकती हुई रोशनी में बदलने लगी। बेहोश याया फैंग चेन की बाहों में गिर गई। चाहे वह कपड़ों का मामला हो या रूप का, उसमें और असली याया में कोई अंतर नहीं था। ये सब करने के बाद फैंग चेन एक दिशा में चला गया। 100 मील और चलने के बाद वह एक घाटी पर आकर रुक गया। कई आकृतियां घाटी से बाहर निकली और फैंग चेन के पास आईं। उनमें हुआंग रोंग भी था, जिसका फैंग चेन ने नाटक किया था। हुआंग रोंग ने याया को मिंग लुओ की बाहों में देखा और तारीफ करते हुए कहा, भाई मिंग वाकई अद्भुत है। उसने तियानेक्सिंग शहर से किसी को इतनी आसानी से अगवा कर लिया। अन्य लोगों ने भी उनकी सराहना की। मिंग लुओ उनमें से सबसे मजबूत था। उन्हें बाद में फैंग चेन का पीछा करना था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इस जान को पकड़ना था। फैंग चेन ने शांति से सिर हिलाया और कहा, हुन्फ, एकत्रित आत्मा क्षेत्र में एक साधारण चींटी, वह क्या है? फिर उन्होंने पूछा, ये संरचना किस प्रकार व्यवस्थित है? हुआंग रोंग ने जवाब दिया, ये लगभग तय हो चुका है। जब तक फैंग चेन घाटी में प्रवेश करेगा, वह कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, उस कमीने के यहाँ आने तक प्रतीक्षा करो। वह निश्चित रूप से पूरी लाश के बिना मर जाएगा और युवा मालिक का बदला लेगा। युवा मालिक का बदला लो। बाकी लोग भी उत्साह से चिल्लाने लगे। फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराया, संरचना को देखा और कहा, संरचना का झंडा कहाँ है? मुझे ये देखने दो कि यह संरचना कितनी मजबूत है। हे वरिष्ठ भाई मिंग, चिंता मत करो। यह एल्डर मैन का स्तर 6 शिखर गठन है। यदि बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थरों को इंजेक्ट किया जाता है, तो ग्रैंडमास्टर दायरा भी बहुत प्रभावित होगा। हुआंग रोंग ने गर्व से कहा, और साथ ही सम्मानपूर्वक मुख्य गठन ध्वज फैंग चेन को सौंप दिया। फैंग चेन ने संरचना का झंडा लिया और संरचना में चला गया। गठन ध्वज और देव एवं दानव द्वैत दाव हड्डियों के माध्यम से उन्होंने शीघ्र ही इस गठन का उपयोग करने की विधि में महारत हासिल कर ली। साथ ही वह अपने दिल में ये सोचे बिना न रह सका कि यह मंचुआन उसे मारने के लिए बहुत आगे तक गया था। वह संरचना जिससे ग्रैंड मास्टर रियल्म भी निपट सकता था, वास्तव में उस पर प्रयोग की गई। फिर उसने मन ही मन उपहास किया, लेकिन तुम भूल गए कि तुम भी प्रारंभिक ग्रैंड मास्टर दायरे में हो। फैंग चेन ने हुआंग रोंग से फुसफुसाकर कहा, जियो हुआंग, सभी को यहाँ आने दो। मुझे कुछ अंदरूनी जानकारी मिली है जो हमारे जीवन से संबंधित है। हुआंग रोंग का शरीर कांप उठा और उसने बार बार सिर हिलाया। ठीक है भाई मिंग, मैं अब चलता हूँ। जल्द ही हुआंग रोंग ने सभी को बुलाया। आखिरकार यह उनके जीवन का सवाल था। भाई मिंग, क्या खबर है? क्या ये ऑपरेशन खतरनाक है? फैंग चेन बहुत दुष्ट है और भागने में अच्छा है। हाँ भाई मिंग, हमारा जीवन आप पर निर्भर है। सभी लोग फैंग चेन की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगे। फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराया और सावधानी से कहा, आपको अभी तक पता नहीं हो सकता है वास्तव में कि फैंग चेन, वह पहले से ही यहाँ है। जैसे ही यह कहा गया, हुआंग रोंग और अन्य लोग दंग रह गए। तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने गलत सुना है। हुआंग रोंग खुद को रोक नहीं सका और बोला, भाई मिंग, तुमने कहा था कि फैंग चेन पहले से ही यहाँ है। मजाक मत करो। हाँ, भाई मिंग हमारे साथ मजाक कर रहे होंगे, दूसरों ने भी कहा। फैंग चेन मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति संरचना में डाल दी गई थी। हुआंग रोंग ने मिंग लुओ को हर समय मुस्कुराते हुए देखा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
तुम भाई मिंग नहीं हो, वह चिल्लाया। बुद्धिमान। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुमने भी मिंग लुओ की तरह मेरी पहचान जल्दी से पहचान ली। दुर्भाग्य से उसकी तरह ही इसमें भी थोड़ी देर हो गई। भागो, वह फैंग चेन है। हुआन रोन का चेहरा भय से भरा था। घूमो और भागो। इस समय बाकी लोगों को होश आ गया। वे भी सभी दिशाओं में भाग गए। लेकिन इस समय संरचना खुल गई थी और वे सभी उसमें फंस गए थे। हुआन रोंग और अन्य लोग जब ये सब देख रहे थे तो वे निराशा से भर गए। उनकी साधना फैंग चेन की तुलना में कमजोर थी और अब वे फंस गए थे और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। फैंग तियानजियो, मुझे छोड़ दो। उस समय येलिंग ने हमें मजबूर किया था। हाँ, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। मुझे छोड़ दो, हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये देखकर कि वे बच नहीं सकते, कई लोग जमीन पर घुटने टेककर फैंग चेन से दया की भीख मांगने लगे। लेकिन फैंग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में पहले ही तुझी दानव तलवार पकड़ ली थी। वह शियाओयू की माँ बेटी और पूरे गांव की दुखद स्थिति को नहीं भूला था। इन लोगों के हाथ शियाओयू की माँ बेटी के खून से सने थे। तलवारें कट गईं, अनगिनत दुष्ट आत्माएं दहाड़ती हुई उनकी ओर दौड़ीं। एक पल में उन्होंने कई लोगों को डुबो दिया और उन्हें पागलों की तरह काटा। नहीं, आह, मुझे मर जाने दो। अचानक चीखें गूंजने लगीं। कुछ ही दर्जन सांसों में इन लोगों को दुष्टात्माओं ने काटकर साफ कर दिया। ये सब करने के बाद फैंग चेन ने सभी शवों को आग से जला दिया। फिर उसने मिंग लुओ से एक ध्वनि संचरण नोट निकाला। मिंग लुओ के लहजे और आवाज में कुछ शब्द बोले और इसे त्यानिक्सिंग शहर में फेंक दिया। फिर सोने का अंडा जाग उठा। उसी समय एक 4 पंखों वाला बर्फ में उड़ने वाला हंस भी भाग निकला। उड़ता हुआ हंस जैसे ही फैंग चेन के सामने आया, उसने उसे भयंकर रूप से देखा। 7वें स्तर के राक्षस जानवर के दबाव ने उसे घेर लिया। सौभाग्यवश इस समय सुनहरे अंडे के माथे पर लगी स्वर्ण मोहर चमक उठी और उसे नियंत्रित करने लगी। फैंग चेन को राहत मिली। उसने इन 6ठे और 7वें स्तर के आत्मिक जानवरों को पहले इसलिए नहीं लाया क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना कठिन था। हालांकि पहले एक समय में सुनहरे अंडे ने बड़ी संख्या में राक्षसों को नियंत्रित किया था, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद इसने नियंत्रण खो दिया। अगर उस समय दानव गुरु न होते तो पूरा जानवर नियंत्रण संप्रदाय उलट-पुलट हो जाता। फिर सुनहरा अंडा काफी देर तक सोता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हुआ। फैंग चेन को यह भी पता चला कि एक बार जब सुनहरे अंडे ने उन पर से नियंत्रण खो दिया तो वे राक्षसों की क्रूरता को पुनः स्थापित कर देंगे। इसलिए भले ही वह जानता था कि आत्मिक जानवर बहुत मददगार है, फिर भी फैंग चेन उसे अपने साथ लाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह एक अनिश्चित कारक है। इससे उसे कभी भी घातक झटका लग सकता है। इस बार वह एक अंडा लेकर आया क्योंकि सोने का अंडा वापस मिल गया था और उसमें आत्मरक्षा की एक निश्चित क्षमता भी थी। लेकिन उसने केवल एक को ही अपने साथ ले जाने का साहस किया। फैंग चेन ने जिंदन से कहा, पहले इसे ले लो और वहां छिप जाओ। जब हम लोगों को अंदर ले आएंगे तो तुम लोग 4थे स्तर के ग्रैंड मास्टर का सामना करोगे। जिंदन ने बार बार सिर हिलाया और 4 पंखों वाले बर्फ में उड़ने वाले हंस को फैंग चेन द्वारा बताई गई दिशा में ले गया। लेकिन 7वें स्तर के राक्षस की सहायता के बाद भी फैंग चेन अभी भी आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसने अनेक संहारक व्यूह रचनाएं व्यवस्थित की तथा चारों ओर छिपाने के लिए लगभग 100 आक्रमणकारी ताबीज निकाल लिए। फिर उसने तत्काल भाला को सुरक्षित स्थान पर रख दिया, दुष्ट राक्षस ढाल को बुलाया और फिर अपने शरीर पर कई रक्षा ताबीज चिपका दिए। ये सब करने के बाद फैंग चेन को राहत महसूस हुई। उसे बहुत ज्यादा सतर्क होने के लिए दोष मत दो। आखिरकार इस बार उसका सामना ग्रैंड मास्टर से था। तुम्हें पता है, कुछ महीने पहले यह अभी भी एक अस्तित्व था जो उसे आशा और निराशा की ओर ले जाता था। अगर उसने कोई सही योजना नहीं बनाई होती तो उसे नहीं पता था कि कैसे मरना है। हालांकि मंचुआन और अन्य लोगों पर घात लगाने की उनकी हिम्मत का कारण छोटा टावर था। यदि अंत में इसका समाधान नहीं हो पाता है तो छोटे टावर को कार्रवाई करने दीजिए। ये सब करने के बाद उसने त्यानिक्सिंग शहर की ओर देखा। एक कप चाय में ही फैंग चेन ने मंचुआन और जील जिंगबी की आकृतियां देख लीं। ये आ गए। फैंग चेन ने अपना हाथ हिलाया और त्यान जुएजी ने मिंग लुओ का रूप धारण कर लिया। अच्छा शो चल रहा है। कुछ ही सांसों में मंचुआन और जील जिंगबी को चट्टान दिखाई दी। जब उन्होंने फैंग चेन को दल में उन्मत्त होकर आक्रमण करते देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस कमीने को इतनी जल्दी आकर्षित कर लूंगी। मैंने सोचा था कि मुझे कुछ और महीने रुकना पड़ेगा।
जियू जिंगबी ने उत्साह से कहा। उन्हें अभी अभी मिंग लुओ का संदेश मिला था, और जब उन्हें पता चला कि फैंग चेन ने मिंग लुओ में किसी को पकड़ लिया है, तो वे तुरंत वहां आ गए। सौभाग्य से उस समय गठन पूरा हो चुका था, इसलिए मिंग लुओ ने गठन को खोलने और फैंग चेन को फंसाने का यह अवसर लिया। वे खबर सुनते ही तुरंत वहां पहुंचे और अपने सामने का दृश्य देखा। हालांकि मंचुआन भी बहुत खुश था, लेकिन वह थोड़ा उलझन में भी था। ये सब बहुत सहज था। यह इतना चिकना था कि असली नहीं लग रहा था। बड़े आदमी, मास्टर जियू, जल्दी करो और इस कमीने को मार डालो। मैं अब और नहीं रुक सकता। गठन के अंदर मिंगलुओ मुख्य गठन ध्वज पकड़ता है, कठिनाई से चिल्लाया। मानचुआन और जियू जिंगबी को आते देख फैंग चेन की आंखों में डर की एक चमक चमक उठी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई। वह चिल्लाया, मंचुआन, तुम बहुत बहादुर हो। दानव भगवान को पहले से ही पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह अपने रास्ते पर है। भगवान के आने का इंतजार करो। अगर तुम इंतजार करोगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जियू जिंगबी की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और उसने मंचुआन से कहा, बड़े आदमी, चलो इस कमीने को जल्दी से मार डालते हैं। अगर दानव भगवान वास्तव में यहाँ आ गया तो बहुत देर हो जाएगी। मंचुआन ने अपनी नजरें फैंग चेन पर गड़ाए रखीं और उसे पहले से ही यकीन था कि यह वास्तव में सच था। साथ ही अभी अभी उसने भय की एक झलक भी देखी, लेकिन वह अभी भी थोड़ा सावधान था और जियू जिंगबी के चिंतित शब्दों के जवाब में उसने बस ठंडे स्वर में कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अगर दानव गुरु को वास्तव में पता होता तो वह बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति की गति हमारी कल्पना से परे है। उसने मिंगलुओ से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? इस कमीने को फंसाने के लिए वे पहले ही उसके हाथों मर चुके हैं। मिंगलुओ ने कहा और फिर चिंतित हो गया, बड़े आदमी, मैं वास्तव में अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। जल्दी से कार्रवाई करें। मेरे पास अब कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं है। मैं गठन को बनाए नहीं रख सकता। शब्द गिर गए। फैंग चेन ने गॉड डेविल क्रॉस स्लैश के साथ तोड़ दिया। इसने वास्तव में गठन पर एक गहरा स्लैश निशान छोड़ दिया। पूरा ढांचा अचानक ढह गया। ये दृश्य देखकर मंचुआन ने अब और संकोच नहीं किया और एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे मिंगलुओ की ओर फेंक दिया। इसमें 1,00,000 आध्यात्मिक पत्थर हैं। उन सभी को मेरे लिए संरचना में जोड़ें। वह ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कुछ भी गलत न हो। मिंगलुओ दंग रह गया, लेकिन फिर उसने खुशी से स्टोरेज रिंग ली और चिल्लाया, हाँ। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी आत्मिक पत्थरों को संरचना में डाल दिया। अचानक से यह संरचना चमकने लगती है। पार्ट चमकने लगता है और भी अधिक ठोस। मंचुआन ने कहा, चलो मिलकर कार्रवाई करें। इस कमीने को मार डालो। अच्छा, ज्यादा देर तक इंतजार मत करो। वे दोनों सीधे फॉर्मेशन में भाग गए। ये दृश्य देखकर फैंग चेन मुस्कुराया। अंततः वह मूर्ख बन गया। कमीने, मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत की। उसे अभी मेरे साथ दफना दो। मंचुआन गुस्से से दहाड़ा, एक हथेली से मारो उसे। इस मास्टर स्तर से केवल एक हथेली को हिट करने की आवश्यकता है। फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन अभी संरचना उलट गई है। मंचुआन और जियू जिंगबी पर तुरंत जबरदस्त दबाव छा गया और फैंग चेन ने एक कदम पीछे हट लिया। वह वास्तव में संरचना में गायब हो गया। ये भारी प्रयास स्वाभाविक रूप से विफल हो गया। ये दृश्य देखकर मंचुआन के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। मिंगलुओ को घूरते हुए, मिंगलुओ, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जब उसने देखा तो उसने मिंगलुओ को मुड़ते हुए और एक स्पष्ट क्रिस्टल में बदलते हुए देखा। मंचुआन का चेहरा एकदम बदल गया। समझो कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। यह क्या हो रहा है? लंबे समय तक भ्रमित मत दिखिए, आपको पता नहीं क्यों। मंचुआन को उसकी क्या परवाह थी। वह गुस्से से चिल्लाया, फैंग चेन, बाहर आओ। आह! फैंग चेन की व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। बड़े मंचुआन, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। आपने मुझे जो उपहार दिया है वह मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इसका आनंद लेने की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका आनंद लेने दूंगा। इस संरचना को तियाने युवान 100 जानवरों की संरचना कहा जाता है। इसमें जितने अधिक आध्यात्मिक पत्थर डाले जाते हैं, यह उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसकी अधिकतम क्षमता 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। एक बार इंजेक्ट होने के बाद यह मास्टर लेवल को भी मार सकता है। एल्डर मंचुआन ने हमेशा दूसरों पर घात लगाने के लिए इस संरचना का उपयोग किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर मंचुआन ने स्वयं भी ऐसा करने की कोशिश की है। अगले ही क्षण
पूरी संरचना अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश से भर गई और आसपास का दृश्य भी एक पल में बदल गया, एक घास के मैदान की दुनिया में तब्दील हो गया। मंचुआन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह इस बात का संकेत है कि तियानयुआन जानवर संरचना पूरी तरह सक्रिय है। नहीं, हमें समूह को तोड़ना होगा और जल्दी से निकलना होगा, उन्होंने कहा। अच्छा, बहुत देर तक सदमे में रहने के बाद आखिरकार मुझे होश आया। ये फैंग चेन को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे साथ हमला करो। मंचुआन एक पैर पकड़ता है। कहीं विस्फोट करने के लिए जादुई शक्तियों का उपयोग करें। जियू जिंगबी भी उनके पीछे पीछे आ गया। ये गठन मंचुआन का है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से गठन की कमजोरियों को जानता है। लेकिन जैसे ही वे हमला करके जा रहे थे, शून्य में अंतहीन रक्त तलवार प्रकट होती है। 2 जादुई शक्तियों से टकराएं। ये वास्तव में फैंग चेन द्वारा आयोजित हत्या की व्यूह रचना है। हालांकि अंत में मंचुआन के 2 लोग टूट गए। हालांकि उनकी जादुई शक्तियों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे गठन को तोड़ना असंभव हो गया। दोनों हमला जारी रखने ही वाले थे कि सैकड़ों उच्च स्तरीय तावीज़ों ने उन पर हमला कर दिया। ये देखकर वे दोनों आक्रमणकारी दल को छोड़कर तावीज़ों का प्रतिरोध करने में ही समर्थ थे। वास्तव में वे दोनों एक दूसरे के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन निर्णय लेने के लिए उन्हें दिया गया समय बहुत कम था और दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। और इस तरह की देरी के कारण तियानयुआन जानवर संरचना भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई। अचानक घास के मैदान पर अंतहीन राक्षस धीरे धीरे दहाड़ते हुए प्रकट हुए और उन दोनों पर हमला कर दिया। यद्यपि ये राक्षस केवल 5वें या 6ठे स्तर पर हैं, फिर भी वे इतने अधिक हैं कि वे अंतहीन प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि मंचुआन, जो मास्टर स्तर पर था, भी पसीने से तरबतर हो रहा था। टकराना, लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती है। मंचुआन एक मास्टर स्तर के विशेषज्ञ होने के योग्य है। वह अभी भी अंतहीन जानवरों की लहर का सामना आसानी से करने में सक्षम था। यह अपने हाथ की एक लहर से कई राक्षस जानवरों को मार सकता है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हर राक्षस एक आत्मा पत्थर में तब्दील हो जाता है। कमीने, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा आत्मा पत्थर पर्याप्त है या मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। हाँ, फैंग चेन ने हल्के से कहा, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन बस इतना ही। स्तर 6 आपको नहीं मार सकता। स्तर 7 के बारे में क्या? स्तर 7, मंचुआन चौंका, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, ये संरचना अधिकतम 6ठे स्तर के राक्षस को ही रूपांतरित कर सकती है। 7वें स्तर का राक्षस कैसे प्रकट हो सकता है? लेकिन अगले ही पल पूरी दुनिया में एक लंबी गर्जना गूंज उठी। एक 4 पंखों वाला पक्षी टूटते तारे की तरह मंचुआन की ओर तेजी से उड़ चला। स्तर 7 राक्षस, 4 पंखों वाला बर्फ पर उड़ने वाला हंस। मंचुआन का चेहरा एकदम बदल गया। इस जानवर को पहचानो। 4 पंखों वाला हिमहंस भी शीर्ष 900 में स्थान पाने वाला एक राक्षस है। यद्यपि यह अपेक्षाकृत निचले स्थान पर है, फिर भी इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये 4 पंखों वाला हिमहंस 7 स्तरीय राक्षसों में सबसे कमजोर है और केवल 100 वर्षों से 7वें स्तर पर है। दायरे के अनुसार ये ग्रैंड मास्टर का केवल पहला या दूसरा स्तर है। इसलिए यदि आप मंचुआन को मारना चाहते हैं तो आपको अभी भी गठन और उसकी सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है कि इसे मारे हुए बहुत समय हो गया है और 4 पंखों वाला हिमहंस विशेष रूप से भयंकर है। मंचुआन ने अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और 4 पंखों वाले हिमहंस से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। लेकिन वह सिर्फ 4 पंखों वाले हिमहंस का सामना नहीं कर रहा था। एक ओर से बिजली चमकी और मंचुआन की गर्दन पर हमला कर दिया। ये गड़गड़ाहट सोने का अंडा था। हालांकि सोने का अंडा केवल 6ठे स्तर का था, लेकिन इसकी गड़गड़ाहट बहुत तेज थी। एक बार इसे मारा जाए तो ग्रैंड मास्टर भी अपंग हो जाएगा। मंचुआन स्वाभाविक रूप से इस गड़गड़ाहट की भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था और प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठा ली। लेकिन टक्कर के समय गड़गड़ाहट ने अचानक दिशा बदल ली और एक तरफ से गुजर गई। मंचुआन चौंक गया, लेकिन उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी। उसने फिर से 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब उसने अपना ध्यान फिर से 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस पर केंद्रित किया, एक तरफ से फिर से बिजली गिरी। अंधे स्थान से मंचुआन पर हमला। इससे मंचुआन थोड़ा थक गया और फैंग चेन ने भी गठन के सभी हिस्सों से मंचुआन पर हमला किया और तुरंत उसे कदम से कदम मिलाकर पीछे धकेल दिया। अगर वह लापरवाह होता तो मर जाता। जियू जिंगबी के लिए
वह राक्षसों द्वारा घेर लिया गया था। चिंता मत करो, वह जल्द ही जानवरों की बाढ़ में मर जाएगा। मंचुआन का चेहरा और भी बदसूरत होता गया। वह जानता था कि अगर वह ऐसा करता रहा तो मर जाएगा। यदि वह जीवित रहना चाहता था तो उसके लिए एकमात्र रास्ता था संरचना को तोड़ना। अरे कमीने, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मंचुआन जानता था कि अब और देर नहीं की जा सकती। अगर वह ऐसा करता रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। वह दहाड़ा। शून्य में एक ताओवादी पाठ प्रकट हुआ। ये शब्द था शूट। ये ताओवादी ग्रंथ सामान्य ताओवादी ग्रंथों से भिन्न था। उसके चारों ओर एक प्रभामंडल है और 4 दाव सितारे प्रभामंडल में चमकते हैं। ये दाव पाठ है जिसे मंचुआन ने एकीकृत किया है। ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद क्षेत्र को पहचानने का सबसे आसान तरीका दाव स्टार है। एक दाव सितारा, एक क्षेत्र, 9 सितारे संयुक्त। फिर आप एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन दाव तारे की ताकत भविष्य की उपलब्धि निर्धारित करती है, और यदि आप अधिक चमकीला दाव सितारा चाहते हैं तो यह आपके उस अभ्यास पर निर्भर करता है जब आप दाव क्षेत्र में होते हैं। मंचुआन का दाव तारा अंधेरा तो नहीं है, लेकिन चमकीला भी नहीं है। यह मध्य और निचले स्तर से संबंधित है, और ऐसी उपलब्धि से वह अधिक से अधिक ग्रैंडमास्टर के मध्य स्तर तक ही पहुंच पाएगा, तथा बाद के स्तर के लिए कोई आशा नहीं है। 4 सितारा दाव वेन ने एक लंबा भाला बनाया, शून्य पर निशाना साधते हुए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक ही वार से संरचना को तोड़ा जा सके। उसने दाव वेन भाले पर 2 घूंट खून भी छिड़का, सुनिश्चित करे कि यह फुल प्रूफ हो। गठन में फैंगचेन ने भौहें सिकुड़ी। यदि प्रतिद्वंद्वी ने सचमुच इस भाले को बाहर आने दिया तो संरचना का विरोध करना वास्तव में कठिन हो जाएगा। जब प्रतिद्वंद्वी भागना चाहता है तो उसके पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं होता। ये सही है। फैंगचेन की आंखें चमक उठी और उसने कुछ सोचा। मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। प्रतिरोध करने के लिए तुम्हारा उपयोग करना ही उचित है। उसने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और सुनहरे अंडे को संदेश भेजा। सुनहरा अंडा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस से हमला करना बंद करने और एक तरफ से पहरा देने को कहा। ये देखकर मांचुआन दंग रह गया और उसकी आंखों में सतर्कता की झलक दिखाई दी। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी चिंताएं दूर कर दी। फैंगचेन चाहे जो भी सोच रहा हो, जब तक वह ये गोली चलाएगा ये सही ही होगा। कमीने, मुझे आज की रंजिश याद है। हमारे बीच का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने एक क्रूर बयान दिया। उसी समय उन्होंने भागने के बाद त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में वापस नहीं लौटने का फैसला किया और पहले फैंगचेन को मारने का अवसर खोजने के लिए छिप गए। बड़े आदमी, मुझे भी ले चलो। जियू जिंग भी राक्षस के हमले का विरोध करने में असमर्थ थी और उसने विनती की, लेकिन मांचुआन को उसकी ओर देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और जियू जिंग अब किसी लायक नहीं थी। इसे मेरे लिए तोड़ दो, वह दहाड़ा। दाववन भाला बाहर निकला, जबरदस्त दाव शक्ति के साथ फटा। ये देखकर जिंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस को सीधे धन्य भूमि पिंजरे में वापस भेज दिया। उसी समय फैंगचेन ने अपनी हथेली खोली और एक सुनहरी घंटी प्रकट हुई। ये जादुई हथियार है जो सभी हमलों को पलट सकता है और उन्हें चेतना के समुद्र में ध्वनि अवरोधक में बदल सकता है। और हमला जितना मजबूत होगा, चेतना के समुद्र में पलटवार ध्वनि अवरोध हमला उतना ही मजबूत होगा। उसने सुनहरी घंटी फेंकी। उसी समय उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग चेतना के अधिक सागर को प्रदर्शित करने के लिए किया और सामने के दानव शील्ड को अवरुद्ध कर दिया और सभी रक्षात्मक तावीज और दिव्य कवच को सक्रिय कर दिया। ये यिनिक्सुआन बेल हर काम में अच्छी है, लेकिन ये दुश्मन या दोस्त की परवाह किए बिना हमला करती है। वह दल में छिप गया और मंचुआन को पता ही नहीं चला कि उसने क्या किया। अपने सामने एक सुनहरी घंटी को रुकते देख उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक छोटा सा जादुई हथियार मेरी जादुई शक्ति का विरोध करना चाहता है। ये तो बस एक इच्छाधारी सोच है। इस समय दाओवन का भाला भी यिनिक्सुआन बेल पर लगा। दाओ को गोली मारने की भयानक शक्ति फूट पड़ी। यिनिक्सुआन बेल ने केवल एक पल के लिए विरोध किया। ये बिखर गया था, लेकिन टक्कर के क्षण में यिनिक्सुआन बेल ने भयानक हमला महसूस किया। चेतना के समुद्र का ध्वनि अवरोध भी उसी समय फट गया। धिक्कार! आत्मा से निकली यह ध्वनि वहां उपस्थित 3 लोगों के कानों तक पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी आत्मा को हथौड़े के रूप में लेकर उस विशाल घंटी पर पागलों की तरह प्रहार किया हो। आत्मा की गहराइयों को भेदने वाली घंटी की ध्वनि ने लगभग तैयार फैंगचेन की चेतना के सागर को फटने पर मजबूर कर दिया।
जहां तक मंचुआन और जेयू जिंगबी का सवाल है, जो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उनके लिए तो स्थिति और भी दयनीय थी। आह! जेयू जिंगबी के सातों छिद्रों से खून बहने लगा। एक दयनीय चीख के साथ वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मंचुआन की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था और उसने कई बार खून थूका था। उसके शरीर में चेतना का सागर पहले से ही फटा हुआ था और उसकी आत्मा को गहरा आघात लगा था। वह नाजुक होती जा रही थी। यह क्या बदतमीजी है! उसने लगातार कई बार खून थूका और कुछ देर तक संभल नहीं सका। उसकी आत्मा की पीड़ा ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी जुटाने में असमर्थ बना दिया। फैंग चेन के ठीक होने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे अंडे और 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस को बुलाया। अब ये संरचना टूट गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंचुआन गंभीर रूप से घायल हो गया है। बीमार होने पर उसे मारने का यही सबसे अच्छा समय है। सोने के अंडे और 4 पंखों वाले बर्फ में उड़ने वाले हंस को कोई चोट नहीं पहुंची। मंचुआन का चेहरा एकदम बदल गया। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। आत्मा का ये प्रहार बहुत दर्दनाक था। अगर उसका शरीर घायल होता तो उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। 4 पंखों वाला बर्फ पर उड़ने वाला हंस नजदीक आता देख वह चिल्लाया, फैंग चेन, मुझे मत मारो, मैं गुलामी का निशान लगाने को तैयार हूँ। मेरे चौथे स्तर के ग्रैंड मास्टर कुत्ते के साथ तुम्हें जियोझोउ में घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, मृत्यु का भय उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि मंचुआन को चाहे जो भी हो, फैंग चेन को मारना ही होगा। क्योंकि वह जानता है कि जब फैंग चेन बड़ा हो जाएगा तो वह उसे जाने नहीं देगा और वह केवल तभी चैन महसूस कर सकता है जब वह मर जाए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत में उस पर ही जाल बिछाया जाएगा और वह एक ऐसी चींटी के हाथों में पड़ गया जिसे उसने कभी तुच्छ नहीं समझा था। लेकिन मंचुआन के शब्दों का सामना करते हुए फैंग चेन उदासीन था। ग्रैंडमास्टर कुत्ता बहुत लुभावना है, लेकिन फैंग चेन उस प्रलोभन को छूना नहीं चाहता जो उसके नियंत्रण में नहीं है। वह अभी भी ग्रैंडमास्टर दायरे के बारे में बहुत अस्पष्ट है। अगर दूसरे पक्ष के पास गुलाम के निशान को तोड़ने का कोई तरीका है तो वह मर जाएगा। इसके अलावा यदि वह वास्तव में ग्रैंडमास्टर क्षेत्र द्वारा संरक्षित होना चाहता है तो बीस्ट सेक में अभी भी कई 7वें स्तर के राक्षस हैं। उन्होंने हल्के से कहा, कुत्ते को मुझसे पूर्ण वफादारी चाहिए और यह स्पष्ट है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर जिंदन को समझ में आ गया कि फैंग चेन का क्या मतलब है और अब उसने 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस को कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया। नहीं, मंचुआन डर और निराशा में चिल्लाया। 4 पंखों वाला हिम हंस अपना मुंह खोलकर बाहर आया। बर्फ का एक स्तंभ बाहर निकला। इसने सीधे मंचुआन को ढक लिया। जब बर्फ का स्तंभ बिखर गया, मंचुआन एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया और वहीं स्थिर खड़ा रहा। एक तेज हवा चली और वह बर्फ की धूल में बदल गई और शून्य में विलीन हो गई। केवल जादुई हथियार और उसकी भंडारण अंगूठी ही बची थी। फैंग चेन ने यिनिक्सुआन घंटी को देखा। मैंने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया था और पूरा शरीर धुंधला और पूरी तरह से खरोंच गया था। मैं खुद को परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये घंटी बहुत उपयोगी है। दुश्मनों से बचाव के लिए यह एक बेहतरीन हथियार है। यह अफसोस की बात है कि अब ये यहाँ नष्ट हो गई है। तियान जुएजी को फैंग चेन का पछतावा महसूस हो रहा था। उसने स्वयं को रूपांतरित करना शुरू कर दिया और यिनिक्सुआन बेल का रूप ले लिया। फैंग चेन ये देखकर चौंक गया, अंदर गया और निरीक्षण किया और ये देखकर हैरान रह गया कि तियान जुएजिंग द्वारा इस्तेमाल की गई यिनिक्सुआन घंटी बिल्कुल वैसी ही थी। वही बनावट, वही 5वां स्तर जुवानपिन। क्या तियानिक्सुए क्रिस्टल को अन्य जादुई हथियारों में बदला जा सकता है? क्या इसके कार्यों की नकल भी की जा सकती है? फैंग चेन ने यिनिक्सुआन बेल की ओर जोरदार प्रहार किया। कब कुरकुरी घंटी बजी, भले ही फैंग चेन पहरे पर था, फिर भी इसने चेतना के समुद्र को हिला दिया। लेकिन फैंग चेन बहुत खुश था, क्योंकि उसने तियानिक्सु क्रिस्टल की जादुई शक्ति की खोज की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दिन बर्फ का क्रिस्टल इतना अविश्वसनीय होगा। न केवल यह एक इंसान में बदल सकता है, यहाँ तक कि जादुई हथियार भी जटिल हो सकता है। सही, फैंग चेन ने कुछ सोचा, दानव कातिल तलवार निकाली और तियान जुएजिंग से उसकी नकल करने को कहा। तियानिक्सुए क्रिस्टल थोड़ी देर के लिए मुड़ गया, लेकिन ये दानव हत्या करने वाली क्लेश तलवार के रूप में नहीं बदला। ये देखकर फैंग चेन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। यदि तियानिक्सुएजिंग दिव्य हथियार को भी बदल सके
तो ये बेहद अविश्वसनीय होगा और दिव्य हथियार से भी बढ़कर होगा। ऐसा लगता है कि वह जुबानपिन के भीतर बदल सकता है। यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। फैंग चेन ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराया, आकाश बर्फ क्रिस्टल को हटा दिया और साथ ही सुनहरे अंडे और 4 पंखों वाले बर्फ उड़ने वाले हंस को धन्य भूमि में पिंजरे में वापस जाने दिया। बेशक वह मंचुआन और अन्य लोगों के भंडारण अंगूठी जादू हथियारों को याद नहीं करेंगे। ये सब करने के बाद जाने से पहले उन्होंने यहाँ युद्ध के सभी निशान मिटा दिए। छोटी लकड़ी की नाव पर सवार होकर तियानडोंग शहर की ओर बढ़े और 2 मंचुआन लोगों के भंडारण रिंगों का अन्वेषण करें। चूंकि जिउ जिंगबी दिव्य शक्ति क्षेत्र के शिखर पर है, इसलिए भंडारण अंगूठी में 3 मिलियन आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा बहुत सारे शरीर प्रशिक्षण अमृत और तकनीकें शामिल हैं। इससे फैंग चेन बहुत संतुष्ट हो गया। आखिरकार शरीर प्रशिक्षण अमृत मिलना आसान नहीं है। जिउ जिंगबी ने अस्थायी रूप से शरीर प्रशिक्षण अमृत की कमी को हल कर दिया। फिर उसने मंचुआन की भंडारण रिंग को देखा। उसे इस बात से संतुष्टि हुई कि दूसरे पक्ष के पास अकेले 8 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर थे। इसके अलावा कुछ खजाने थे जिनकी फैंग चेन को जरूरत नहीं थी, जिन्हें लगभग 10 मिलियन में बेचा जाएगा। लेकिन उसे निराशा इस बात से हुई कि मंचुआन स्टोरेज रिंग में ऐसा कोई खजाना नहीं था जिससे वह चमक सके। आक्रमण और बचाव के लिए कुछ ताबीजों और जादुई हथियारों के अलावा और कुछ नहीं है। ओह, ये बहुत शर्मनाक है कि यह बुजुर्ग इस स्तर तक पहुंच गया है। अगर मंचुआन ने फैंग चेन की बात सुन ली तो वह इतना क्रोधित हो जाएगा कि उसे खून की उल्टी आ जाएगी। वह बाहर जाते समय अपने परिवार की सारी संपत्ति अपने साथ कैसे ले जा सकता है? वह बाहर अभ्यास नहीं करता। संप्रदाय में रखे जाने पर यह अत्यंत सुरक्षित भी है और आपको किसी की नज़र में आने का डर भी नहीं रहता। बस ये संरचना बुरी नहीं है, इसलिए अभी के लिए इससे काम चला लेते हैं। उसने खुद को सांत्वना दी। आखिरकार इस बार मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया है। बहुत ज्यादा लालची होना अच्छा नहीं है। अचानक फैंग चेन का शरीर कांप उठा। फिर उसने उत्साहित मुस्कान दिखाए। आधे महीने में 9 सितारा दिव्य संप्रदाय कार्रवाई शुरू कर देगा। दिव्य अस्त्रों के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। यदि उसे कोई दिव्य अस्त्र प्राप्त हो जाए तो वह एक ही बार में उससे निपटने में सक्षम हो जाएगा, चाहे वह राक्षसों का जादुई अस्त्र हो या देवताओं का। पहले की तरह अब जादुई हथियार के कारण पूरी शक्ति से विस्फोट करने में असमर्थ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तियानडोंग शहर जाओ, फिर बेवान क्षेत्र जाओ। पुष्टि करने के बाद फैंग चेन ने छोटी लकड़ी की नाव की गति बढ़ा दी और तियानडोंग शहर की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद फैंग चेन तियानडोंग शहर पहुंचा। जिन शहरों में वह पहले गया था उनसे भिन्न तियानडोंग शहर इतना भव्य और शानदार नहीं था और आम शहरों से इसमें ज्यादा अंतर भी नहीं था। शहर में बहुत अधिक साधक नहीं थे और उनमें से अधिकांश दिव्य पूर्व क्षेत्र के साधक थे। फैंग चेन ने अपना भेष बदला और फिर से शहर में प्रवेश किया और आसानी से त्यानियू दिव्य संप्रदाय के निवास शहर के भगवान के भवन को ढूंढ लिया। रुको, तुम कौन हो? जब फैंग चेन गेट पर आया तो गार्ड ने उसे रोका और ऊपर से नीचे तक उसकी जांच की। फैंग चेन ने सिर झुकाया और कहा, मेरे साथी ताओवादी, मैं साथी ताओवादी लिन जुयान से मिलना चाहता हूँ, कृपया मुझे सूचित करें। वरिष्ठ बहन लिन का एक और पीछा करने वाला। गार्ड को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेटा, तुम किसी अमीर परिवार से नहीं दिखते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हार मान लो। वरिष्ठ बहन लिन का पीछा करने वाले उच्च वर्ग के अनगिनत लोग हैं और उनमें से प्रत्येक की एक साधारण पहचान है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। पीछा करने वाला। फैंग चेन थोड़ा चौंका, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार लिन जुयान की उपस्थिति और स्वभाव बेहद तेजस्वी थे, झाओ शिमाई और अन्य लोगों से बदतर नहीं थे। इसके अलावा इस बार उसने अद्भुत प्रतिभा भी दिखाए, इसलिए उसके लिए प्रेमी मिलना सामान्य बात थी। हाय, उसने मन ही मन सोचा, अगर इन प्रेमियों को पता चल गया कि लिन जुयान को मिंग्याओ पसंद है तो मुझे आश्चर्य है कि वे क्या सोचेंगे। अब तक उनका मानना था कि लिन जुयान का प्यार केवल मिंग्याओ के लिए था, लेकिन उसे अभी भी लिन जुयान से मिलना था। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, तुम वाकई बहुत तेज नजर वाले हो, तुम सब कुछ देख सकते हो। सच कहूं तो मैं तुम्हारे कबीले के संत लिन की प्रशंसा करता हूँ। इस बार मैं तियानडोंग शहर आया था और मैं बस उसका चेहरा करीब से देखना चाहता था। उसका हाथ आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठा और उसके हाथ में 10 आध्यात्मिक पत्थर प्रकट हुए।
दूसरे पक्ष को आत्मा पत्थर सौंपने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया उदार रहें। शिष्य ने अपने हाथ में 10 आत्मा पत्थरों को देखा, फिर से फैंग चेन को देखा और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आप उसे देखें, लेकिन संत लिन वापस आने के बाद से एकांत में है। वह पहले स्तर की शक्तियों की उन प्रतिभाओं को भी नहीं देखती है, इसलिए आप उसे कैसे देख सकते हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, फैंग चेन ने उसके हाथों में 20 आत्मा पत्थर थमा दिए। ये देखकर शिष्य ने फिर मना करना बंद कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें देख पाऊंगा या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद, साथी ताओवादी। फिर शिष्य फैंग चेन को हवेली में ले गया। गलियारों से गुजरते हुए वे एक प्रांगण के बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, वरिष्ठ बहन लिन इसमें है और आप उन्हें देख सकते हैं या नहीं, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। हो सकता है कि अगर वरिष्ठ बहन लिन सांस लेने के लिए बाहर आएं, तो आप उन्हें देख सकें। उसने लिन जुयान के आंगन के बगल में एक हवेली की ओर इशारा किया। अंदर बहुत से लोग थे, सभी युवा और सुंदर, असाधारण स्वभाव वाले। ये सभी लोग लुतियानियों में विभिन्न ताकतों से आए प्रतिभाशाली लोग हैं। या तो उनके पास मजबूत पृष्ठभूमि है या अद्भुत प्रतिभा है। वे सभी सीनियर सिस्टर लिन के अनुयायी हैं, लेकिन सीनियर सिस्टर लिन तो उनसे मिलने के लिए बाहर आने में भी रुचि नहीं रखती। फिर उन्होंने कहा, तुम बस वही प्रतीक्षा करो और देखो कि क्या सीनियर सिस्टर लिन एक दिन बाहर आएंगी। धन्यवाद, साथी ताओवादी। फैंग चेन ने सिर हिलाया और वहां चला गया। जब फैंग चेन हवेली में आया तो उसने तुरंत बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये देखकर कि वह साधारण कपड़े पहने हुए था और साधारण रूप रंग था, कई लोगों की रुचि तुरंत समाप्त हो गई। फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। वह एक कोने में आया और लिन जुएयान को बताने के लिए ध्वनि संचरण की गुप्त विधि का उपयोग करने वाला था, लेकिन कई लोग फैंग चेन के पास आ गए। उन्होंने फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और नेता, जो भव्य कपड़े पहने हुए एक आदमी था, अहंकार से बोला, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और इसे नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर कि फैंग चेन ने उन्हें नजरअंदाज करने का साहस किया, कई लोग क्रोधित हो गए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाया, लड़के, तुम बहुत साहसी हो। ये लिमाओ शहर में चांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा चांग योंगशेंग है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे अपना नाम बताओ। लिमाओ शहर में चांग परिवार एक दूसरे स्तर की ताकत है, जो यहाँ शीर्ष अस्तित्व भी है। कोई भी इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। यही कारण है कि चांग योंगशेंग इतना अहंकारी होने का साहस करता है। लेकिन फैंग चेन तथाकथित चांग परिवार से नहीं डरता। ऐसा नहीं है कि उसने पहले और दूसरे स्तर की ताकतों को नष्ट नहीं किया है। तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, मुझे परेशान मत करो। चांग योंगशेंग ने सोचा कि उसका नाम सुनने के बाद फैंग चेन उसका सम्मान करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसके चांग परिवार को नहीं जानता था और वह गुस्से में था। बहादुर, तुमने चांग योंगशेंग की बात सुने बिना ही लुतियानियों में चलने की हिम्मत की। क्या तुम मरना चाहते हो? वह गुस्से से चिल्लाया। ये दृश्य देखकर अन्य लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। चांग योंगशेंग को यहाँ अहंकार करने की आदत थी। इसके अलावा लिन जुयान ने उसे कभी नहीं देखा था, जिससे वह बहुत क्रोधित हुआ, इसलिए उसने अपना गुस्सा कुछ अंधे लोगों पर निकाला। इन दिनों चांग योंगशेंग ने कई लोगों को भगा दिया था, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि प्रतिस्पर्धी कम है। फैंग चेन ने उसे देखा और शांति से कहा, झो युआन जियुचोंग, नींव कमजोर है, भले ही आप रोंगदाओं में प्रवेश कर सके, ये केवल लगभग 30% है। मुझे बताओ, आप जैसे प्लेबॉय को जानने का क्या मतलब है? क्या कहा आपने? जैसे ही यह कहा गया, चांग योंगशेंग क्रोधित हो गया। उसे सबसे अधिक दुख इस बात से हुआ कि किसी ने कहा कि उसकी खेती अच्छी नहीं है। अब फैंग चेन ने अपनी दुखती रग पर हाथ मारा। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था? चलो, इस आदमी को मार डालो, चांग योंगशेंग दहाड़ा। लेकिन उसके छोटे भाई ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। जाओ, तुम अभी तक वहां क्यों खड़े हो? ये देखकर कि उसके छोटे भाई ने ऐसा नहीं किया, चांग योंगशेंग और भी क्रोधित हो गया। लेकिन गुरुजी, ये तियान्यू दिव्य संप्रदाय का क्षेत्र है, एक छोटे भाई ने डरते हुए कहा। चांग योंगशेंग को इस समय ये प्रश्न याद आया। वह केवल फैंग चेन को घूरते हुए बोला, जरा रुको, शहर छोड़ने के बाद मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मौत से भी बदतर जिंदगी जीने का क्या मतलब होता है। फैंग चेन ऐसे मूर्ख पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। हर जगह मुसीबत खड़ी करना बेहद बेवकूफ़ी है।
मुझे डर है कि सामने वाला लड़का लाड़ प्यार में पला बड़ा है और उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। देखो, वह कौन है? अचानक किसी ने चिल्लाया। इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। दूर से कुछ लोग इस ओर आते दिखाई दिए। उनके पहनावे से ऐसा लग रहा था कि वे किसी बड़ी सेना से आए हैं। नेता ने सफेद वस्त्र पहना हुआ था। वह सफेद जेड यूनिकॉर्न जानवर पर सवार था और बहुत सुंदर था। और उसके आगमन ने तुरंत बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वे उसके चारों ओर एकत्र हो गए। ये यूलिन तियानजोंग का गौरव है। युशु, यह इस चिज़ोऊ सम्मेलन के शीर्ष 30 में सर्वोच्च गौरव है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वह आएगा। भीड़ में मौजूद कई महिलाएं ईर्ष्यालु थीं और कल्पना कर रही थीं कि युशु उनके पास आएगी और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उनसे ताओवादी साथी बनने के लिए कहेगी। अफसोस की बात है कि युशु को उनकी तरफ देखने की भी दिलचस्पी नहीं थी और वह सीधे लिन जुएयान की यार्ड के गेट पर चला गया। वह भी यहाँ है, लानत है। चांग योंगशेन गंभीर दिख रहा था। वह स्वाभाविक रूप से युशु का नाम जानता था और वह ये भी जानता था कि वह उसे अपमानित नहीं कर सकता था। उसकी तुलना में उसके और दूसरे पक्ष के बीच बहुत अंतर था। उसके साथ लिन जुएयान उसे कभी नहीं चुनेगा। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा लेकिन ज्यादा परवाह नहीं की। इसके बजाय जब सबका ध्यान उधर था तो उसने ध्वनि संचरण की गुप्त कला का प्रयोग करके प्रांगण में प्रवेश किया। जुयान, यह मैं हूँ, बाहर आओ और मुझे देखो। उसकी आवाज केवल आंगन में ही सुनी जा सकती थी और लिन जुएयान को पता चल गया होगा कि वह यहाँ है। उसी समय युशु ने अपने हाथ में लाल प्रेम फूलों का एक गुच्छा पकड़ रखा था। इस फूल का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन यह अत्यंत सुंदर था और महिलाओं को बहुत प्रिय था। लेकिन इस एक फूल की कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन थी और सबसे अच्छे फूल 10,000 स्पिरिट स्टोन की कीमत पर बेचे गए, जो बेहद महंगा था। उन्होंने सूखी खांसी के साथ ऊंची आवाज में कहा, साथी ताओवादी लिन जुयान, मेरा नाम युशु है। मैं यूलिन तियानजोंग का एक मुख्य शिष्य, एक तियानजियो शिष्य और यूलिन तियानजोंग के गुरु का पोता हूँ। लुओ तियानयू की खोज कोई प्रेम वार्ता नहीं है, बल्कि आपकी पहचान, साधना, प्रतिभा आदि पर निर्भर करती है, जो बहुत यथार्थवादी है। युशु को विश्वास है कि अपनी पहचान बताने के बाद लिन जुयान निश्चित रूप से उससे मिलने आएगा। चांग योंगशेंग और अन्य पीछा करने वालों ने जब इसे देखा तो अनिच्छा दिखाई। वे पहले ही उपहार के लिए हार चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात पर खुशी थी कि अभी भी आंगन में कोई आवाज नहीं आ रही थी। लिन जुएयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। युशु ने देखा कि यार्ड अभी भी उदासीन था और वह नाराज नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि वह लिन जुएयान को जीत सकता है। आखिरकार वह ऊपरी डोमेन में प्रथम स्तरीय शक्ति का एक तियानजियो था और लिन जुएयान सिर्फ निचले डोमेन का एक व्यक्ति था। दोनों पक्षों की पहचान मौजूद है और व्यक्तिगत रूप से उनका पीछा करना आपको पहले से ही पर्याप्त प्रतिष्ठा दे रहा है। इसलिए उन्होंने फिर कहा, साथी ताओवादी लिन, जब तक आप मेरे ताओवादी साथी बनने के लिए तैयार हैं, मैं दादाजी को तियानयू दिव्य संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए राजी कर सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, तियानयू दिव्य संप्रदाय के कई शिष्यों के दिल हिल गए। यद्यपि तियानयू दिव्य संप्रदाय शेंडोंग क्षेत्र में नंबर 1 है, ये लुओ तियानयू में सबसे निचली प्रथम स्तरीय शक्ति है। इसका मुख्य स्थान पर बैठने का कारण पूरी तरह से यह है कि क्यूशु विशेष है और इसे 2 शीर्ष शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। यदि दोनों संप्रदाय अच्छे मित्र बन सके तो यह उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। वह भविष्य में यूलिन तियानजोंग की मदद से ऊपरी डोमेन का सदस्य भी बन सकता है। इस समय उन्हें उम्मीद थी कि लिन जुएयान यार्ड से बाहर आएगी और युशु से सहमत होगी। चीख! आश्चर्य की बात है, आंगन का दरवाजा खुला था और लिन जुएयान धीरे से बाहर चला गया। आज उसने नीली और सफेद पोशाक पहनी हुई है। हमेशा की तरह उसका सुंदर चेहरा बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन कुछ अलग बात यह है कि निर्मम सुंदर आंखों में दुर्लभ भावनाएं भी हैं। लिन जुएयान को बाहर आते देख युशु गर्व से मुस्कुराई। यकीन से, महिलाएं ऐसी ही होती हैं, अगर उन्हें कुछ सुविधा दे दी जाए तो वे बच निकलती हैं। उसने अपनी छाती सीधी की, एक बहुत ही सुंदर मुस्कान दिखाए, एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरे हाथ से धीरे धीरे लिन जुएयान की ओर होंक्सिया प्रेम पुष्प को बढ़ाते हुए कहा, साथी ताओवादी लिन, कृपया मेरा सबसे सच्चा प्यार स्वीकार करें। उसके अनुमान के अनुसार इसके बाद लिन जुएयान ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और शर्म से मुस्कुराई। फिर वो उसकी पतली कमर को पकड़ लेता। अन्य प्रेमियों की ईर्ष्या और जलन के बीच वह सफेद जेड यूनिकॉर्न जानवर पर चढ़ गया और शानदार तरीके से चला गया। बेशक
ये सब उसकी कल्पना है। उसने एक पल इंतजार किया लेकिन लिन जुयान को फूल प्राप्त करते हुए नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, बल्कि कहीं और देख रही थी, जैसे कि वह किसी को ढूंढ रही हो। अंततः उसने आवेदकों के समूह की ओर देखा। वे प्रेमी ये देखकर बहुत खुश हुए। क्या ये हो सकता है कि वे ही हैं जो इस ठंडी सुंदरता को प्रभावित करते हैं? ये दरवाज़ा उनमें से एक के लिए खुला है। मुझे देखो, मुझे देखो। वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लिन जुयान की नज़र आखिरकार उन पर पड़े, फिर उनकी ओर दौड़े। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। लिन जुयान ने चारों ओर देखा तो उसकी नज़र आखिरकार एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से फैंग चेन था। हालांकि फैंग चेन ने अपना रूप बदल लिया, लेकिन जब डुकिंग दाओवन ने एक दूसरे को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। फैंग चेन के अलावा यह और कौन हो सकता है? क्या वह मेरी ओर देख रहा है? क्योंकि चांग योंगशेंग अभी भी फैंग चेन के साथ खड़ा था। जब लिन जुयान ने देखा तो उसे लगा कि दूसरा पक्ष उसे देख रहा है। इस आश्चर्य से वह बहुत उत्साहित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी दृढ़ता ने दूसरे पक्ष को प्रभावित कर दिया हो? इसलिए उसने तियानजियो का पीछा छोड़ दिया और प्रेम में आत्मा को चुना। ये सोचकर उसकी आंखें लाल हो गईं। जब वह पहली बार क्यूशु सम्मेलन में लिन जुयान से मिले थे तो वह उनकी ओर गहराई से आकर्षित हुए थे। वह सुंदर चेहरा, वह उदासीन स्वभाव उसके हृदय को गहराई से छू गया। उस पल उसे लगा जैसे वह प्यार में पड़ रहा है। मैं इस जीवन में लिन जुयान के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। भले ही लिन जुयान बाद में फैंग चेन के लिए खड़ा हो। वह फैंग चेन के लिए मरने को तैयार है और उसका मूल इरादा नहीं बदला है। मेरा प्यार जल्द ही आ रहा है। युशु को अभी भी लगा कि लिन जुयान उसे देखने के लिए बाहर आया था। बस इस समय उसे अधिक संयमित रहने की जरूरत है। वह एक लड़की है। इसलिए उसने फूल को कुछ अंक आगे बढ़ाया, लेकिन लिन जुयान सीधे उसे दरकिनार कर फैंग चेन की ओर भाग गया। साथ ही दाओवादी लिन, ये फूल। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, लिन जुयान अपने आप घूमकर फैंग चेन की दिशा में चली गई। इस कदम से युशु तुरंत स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। चांग योंगशेंग उत्साहित हो गया। वह सचमुच मेरी ओर दौड़ी आ रही है। मास्टर, वह आपकी ओर दौड़ रही है। ये स्पष्ट है कि उसे युवा मालिक पर क्रश है। तुम युवा स्वामी की ओर क्यों आकर्षित हो रही हो? युवा स्वामी उसकी ओर आकर्षित है। निचले क्षेत्र की मूल निवासी होना और युवा स्वामी का अनुग्रह पाना उसके लिए पहले से ही एक बड़ा सम्मान है। हाँ, ये सही है। उसके छोटे भाइयों ने उसे बधाई दी। चांग योंगशेंग संतुष्ट दिख रहा था जब उसने लिन जुयान को कदम दर कदम अपनी ओर आते देखा। जब लिन जुयान उनसे केवल 10 फीट की दूरी पर था तो उसने शांत होने का नाटक किया और कहा, जुयान, चूंकि आपने मुझे अपना ताओवादी साथी चुना है, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। इससे पहले कि आप एक शब्द कहते, लिन जुयान उसके चारों ओर घूम गया और उसके पीछे चला गया। चांग योंगशेंग की मुस्कान अचानक ही रुक गई और वह बोल नहीं सका। उसने अपना सिर अकड़कर घुमाया और पीछे देखने लगा। लेकिन जब लिन जुयान उस व्यक्ति के सामने आए जिसने पहले उसे अपमानित किया था, तो उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर वास्तव में शर्मिंदगी थी। आप यहाँ हैं, लिन जुयान ने कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम आ रहे हैं। आओ और मेरे अंदर बैठो। लिन जुयान ने शर्म से बात की। अच्छा। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वे सबकी स्तब्ध निगाहों के सामने आंगन की ओर चल पड़े। लिन जुयान ने शुरू से अंत तक इन प्रेमियों की ओर कभी नहीं देखा, और जब वे युशु से गुजरने वाले थे तो अंततः उसे होश आया। उसका चेहरा अत्यंत उदास था। रुकना, वह चिल्लाया। उसी समय उसने पूछा कि शिखर साधना स्तर का तीसरा स्तर तुरंत विस्फोट हो गया, फैंग चेन की ओर दबाव डालते हुए। फैंग चेन की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और उसकी दूसरी स्तरीय साधना भी दबाव का विरोध करते हुए फूट पड़ी। लिन जुयान के चेहरे पर तुरंत ही ठंडक और निर्दयता लौट आई। उसने युशु को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम यहाँ ऐसा करने जा रहे हो? युशु ने ठंडी सांस ली। अगर मैं यहाँ कार्रवाई करूँ तो क्या होगा? क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? लिन जुयान बिल्कुल भी नहीं डरा और ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें सीधे बाहर फेंक सकता हूँ। तुम कोशिश कर सकते हो। ठंडे और दृढ़ स्वर ने युशु को बताया कि वह वास्तव में ऐसा कर सकती है। साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि अंधेरे में कई डरावनी आभाएं उसे घूर रही हैं।
यदि वह कोई कदम उठाता तो दूसरा पक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देता। यद्यपि त्यान्यू दिव्य संप्रदाय कमजोर था, परंतु केवल 2 ही महान गुरु थे। लेकिन किसी क्षेत्र में प्रमुख संप्रदाय बनने के लिए कमोबेश शीर्ष शक्तियों पर भरोसा करना आवश्यक है। यीशु ने सचमुच कोई लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने ठंडी सांस ली, फैंग चेन की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, मैं बस एक जवाब चाहता हूँ, मैं इस आदमी से कहाँ हार गया। पृष्ठभूमि की दृष्टि से उनके पास पृष्ठभूमि है, दिखावट की दृष्टि से उनके पास दिखावट है, प्रतिभा की दृष्टि से उनके पास प्रतिभा है। चाहे कोई भी हो, वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से हार गया जो यह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। लिन जुयान की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी, लेकिन उसने अचानक फैंग चेन का हाथ पकड़ लिया। फैंग चेन दंग रह गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। वह पहले से ही जानता था कि लिन जुयान आगे क्या करने जा रहा है। लिन जुयान ने ठंडे और दृढ़ता से कहा, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं किसी भी खोज के लिए सहमत नहीं होऊंगा। यहाँ रहने से केवल आपका समय बर्बाद होगा। उसके बारे में क्या, तुम उसका पीछा करने के लिए क्यों सहमत हुए? यीशु ने फॉन्ग चेन की ओर इशारा करते हुए दहाड़ना जारी रखा। लिन जुयान ने ठंडे स्वर में कहा, वह मेरा पीछा नहीं कर रहा है, मैं ही मेरा पीछा कर रहा हूँ। उसके बाद उसने फैंग चेन को खींच लिया और यार्ड में मुड़ गई और आंगन संरक्षण संरचना को खोल दिया। यद्यपि वे अंदर चले गए, लिन जुयान के शब्द उनकी चेतना के सागर में गूंजते रहे। वह मेरा पीछा नहीं कर रहा है, मैं हूँ। आह! पीछा करने वाले की ओर से चीख निकली। देवी ने उनके सामने कहा कि उन्हें आशा है, लेकिन वह व्यक्ति इतना साधारण था जिससे उनका दिल टूट गया। यीशु की आंखें लाल हो गई थीं और नसें उभरी हुई थीं। उसने फूल को अपने हाथ से मसला और दांत पीसते हुए कहा, ये तुम्हारा आशीर्वाद है कि यह युवा स्वामी तुम्हें पसंद करता है। तुम निचले तबके से आए हो, लेकिन तुम सचमुच खुद को स्वर्ग की बेटी समझती हो। जरा रुको, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा। ये कहकर वह किलिन जानवर पर सवार होकर चला गया। चांग योंगशेन का चेहरा भी अनिश्चित था। इस समय उसे बस यही लग रहा था कि वह एक जोकर है और यह सब उस कमीने की वजह से हुआ है। देवी को वह पसंद था, लेकिन उसने उसे फैंग चेन की वजह से नहीं चुना था। जब तक फैंग चेन मर गया, देवी निश्चित रूप से उसे चुनेंगी। चल दर, उसने अपने छोटे भाई से कहा। जब वह चला गया तो उसकी आंखों में हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई। अन्य प्रेमी भी एक के बाद एक चले गए। लिन जुयान ने ऐसा कहा और एक आदमी को अंदर ले आया। फिर यहाँ रहना एक जोकर बनने से अलग नहीं होगा। लिन जुयान द्वारा यार्ड में लाए जाने के बाद फैंग चेन हॉल की ओर खींचता रहा। अगर अब वह लिन जुयान के गालों पर ध्यान देता तो पाता कि वे लाल हो गए थे। लेकिन जल्द ही लिन जुयान ने अपने दिल में शर्म और घबराहट को दबा दिया और हॉल में पहुंचने के बाद ही उसका हाथ छोड़ा और उसका चेहरा अपनी सामान्य उदासीनता पर लौट आया। माफ करना, ये प्रेमी बहुत परेशान करने वाले हैं। मैं तुम्हें केवल कुछ समय के लिए ही उधार ले सकता हूँ। लिन जुयान ने माफी मांगते हुए कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मुझे तो वैसे भी इसकी आदत है। ये पहली बार नहीं था जब उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। फिर वह सीधे मुद्दे पर आया और कहा, जुयान, मैं इस बार तुम्हारे पास आया क्योंकि मेंग्याओ के पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। उसके बाद उसने मेंग्याओ द्वारा दी गई भंडारण अंगूठी लिन जुयान को सौंप दी।